जी कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ओके फाइन। अच्छा, आप लोगों ने मुझे भी याद नहीं दिया और मैं खुद भी भूल गया कि पिछला सेशन जो है वो बीच वाला जो सेशन है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो इसकी रिकॉर्डिंग फ़िलहाल आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगी। आई एम सॉरी। देख लेंगे अगर दरमियान में कोई वे हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो एक्चुअल में जो मेरा सिस्टम हैंग हुआ था ना, तो मैं उसकी वजह से जब मैंने नया शेयर किया तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया और आपको पढ़ाना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। जब सेशन ख़त्म हुआ तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। बहरहाल अभी इसीलिए मैंने इसको फ़ौरन फौरी तौर पर जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ताकि मसला ना हो। अच्छा जी। तो हम जो है वो यहाँ पर थे कि हमने आपको ये बता दिया था कि आप किस तरीके से मतलब जो है वो डेटा एनालिसिस का टूल जो है वो अपने पास इंस्टॉल करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये मैं दोबारा से आपको एक मरतबा बता देता हूँ ताकि क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया था तो ये चीज़ आपके पास आ जाए। फाइल में जाना है आपने। फाइल में आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में जाना है। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ दिख रही है सर। ओके ठीक है। तो जब आप एक्सेल फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो एक्सेल ऑप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐड इन होगा, ऐड इन पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, जैसे ही आपने ऐड इन पे क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर आपके पास एनालिसिस टूल पैक नजर आएगा, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे एक्सेल ऐड इन आएगा, इस पर गो कर दें आप। ठीक है, जैसे गो करेंगे एनालिसिस टूल पैक आएगा, इस पर चेक लगा हुआ होना चाहिए। ओके होगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे नजर आ जाएगा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। लेकिन अगर डेटा एनालिसिस फॉर एग्जांपल आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये आपसे पूछेगा। यहाँ पर जैसे आप करेंगे क्लिक तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू स्टोर, तो आप ओके कर दीजिएगा। इसकी फाइलें एक्सेल में मौजूद होती हैं, आपको कोई सीडी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, सब इसमें होता है। आप ओके करेंगे, इंस्टॉल होकर फिर आपके यहाँ पे डेटा एनालिसिस आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर किसी ने आप में से जो है वो कंप्यूटर खोला हुआ है और चेक करे तो उसको नज़र भी आ जाएगा कि डेटा एनालिसिस उसके पास है। बहरहाल डिपेंड कर रहा है अब आपके पास आपने मतलब उसको क्या किया। तो इसमें बहरहाल जो है वो हमें ये देखना है कि अब हमारे एक्सेल के अंदर जो है वो क्या स्टेप्स होते हैं। तो हमारे पास जो है हमने इसको कन्वर्ट तो कर दिया नंबर्स में। अब इसके अंदर ये होता है कि हमें एवरेज आउट करना होता है हर वेरिएबल को। लाइक जैसे कि इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के कितने 7 है ना, तो इसको हमें ये 7 आइटम्स है, 7 क्वेश्चन है, लेकिन वेरिएबल ये एक ही है तो हमें इसको कंबाइन करना होता है एक में। तो भाई कंबाइन कैसे करेंगे? इसको कंबाइन करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जब जाएंगे, जैसे कि इसके फॉरन जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसके 7 के बाद नया शुरू हो रहा है तो वहाँ आप चले जाएं, यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लें तो ये आपका सिलेक्ट भी हो जाएगा। और यहाँ पर आप इंसर्ट का बटन दबा देंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बाकी देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी आपका फ्लेक्स आ रहा था वो यहाँ पर एज इट इज़ यही आ रहा है। तो कुछ भी मसला नहीं, आपको यहाँ पर खाली है। यहाँ पर आप इसका नाम रख दें INT, कैपिटल में रख दिया आपने। ये क्या है? ये इसका कंबाइंड है, ठीक है ना। अब कंबाइंड का मतलब क्या होता है, यानी कि ये इसकी एवरेज होनी चाहिए 1 से लेके 7 तक की। भाई 1 से 11 लेके 7 तक की एवरेज निकालनी है आपको। सिंपल क्या है, आप इक्वल टू का
साइन दबाएंगे एक्सेल में, ये फार्मूला होता है एवरेज का, इक्वल टू का फाइन दबाएं, साइन दबा के एवरेज लिखेंगे तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारे नजर आएंगे। आप जो दूसरे में पूरा कंप्लीट स्पेलिंग लिखी हुई है एवरेज की, सिर्फ उसको डबल क्लिक कर दें तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो 7 है बराबर वाला उसके ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट को क्लिक करना है और राइट एरो की करेंगे और 1 तक चले जाएंगे। आप 1 तक चले गए, यानी कि ये पूरा देखिए आपको सिलेक्टेड नज़र आ रहा होगा, आप एंटर कर दें तो ये क्या हो गया, 1 से लेकर 7 तक की एवरेज पूरी निकल आई आपके पास। ठीक है, अब इसको नीचे आपको पेस्ट करना है तो आप चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जाएं, जब प्लस की साइन है डबल क्लिक कर दे, खुद ही पेस्ट हो जाएगा। सही है, राइट, तो ये फ़ौरन पेस्ट हो जाता है। अगर ये 1000 भी होंगे तो भी आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगेन करेंगे, तो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के 5 आइटम खत्म हो रहे हैं वहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, नया कॉलम इंसर्ट हो गया, इसको मैं कैपिटल में फ्लेक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल कर देता हूँ और एवरेज कर देता हूँ। एवरेज पे मैंने डबल क्लिक किया और 5 से 1 तक का मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ, राइट एरो की के साथ, सॉरी लेफ्ट एरो की के साथ एंटर कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर किया ये यहाँ पर जो है वो पेस्ट हो गया और ये डबल क्लिक कर दिया मैंने तो ये सारे का सारा नीचे तक जो है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये देख रहे हैं कि इसमें भी 5 आइटम थे, इसमें भी 5 आइटम है, ठीक है ना, तो आपको दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप जो है वो इंसर्ट करें और जो उसका नाम है वो रेल वो लिख दें और इस फार्मूले को, फ्लेक्स वाले फार्मूले को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ऑटोमेटिकली ये पीछे के उठा देगा 5। लेकिन ये गलती हो गई है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे करना था। ठीक है, तो सेट करवा दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेल। अब मैं अगेन यहाँ से फार्मूला कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, चाहे तो लिख ले फार्मूला, पेस्ट करना है तो पेस्ट कर दें आप तो। ठीक है ना, तो मैंने पेस्ट कर दिया है सहूलत के लिए, ये पेस्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं अगेन इंसर्ट करवाऊंगा और इसका मैंने रैली रखा है तो रैली को कैपिटल में लिख देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 का मतलब ये इसके इंडिविजुअल आइटम है और जो मैंने रैली लिखा है विदाउट एनी नंबर्स का मतलब है कि ये इसका क्या है, इसका एवरेज है। ठीक है ना, तो एवरेज कैसे लिया तो दोबारा एक मरतबा बता देता हूँ अगर किसी का मिस हो गया है तो। ये एवरेज ले लिया मैंने इस तरह। ठीक है, या डबल क्लिक कर दिया तो ये सारा पेस्ट हो गया। और आखिरी आइटम है, आखिरी आइटम AIE है, IAE लिख दिया मैंने और अगेन इसका भी मैंने एवरेज कर लिया। ठीक है जी, तो ये देखिए ये बिल्कुल सुकून से जो है वो हमारे पास सारी एवरेजेस आ गई हैं। अब अगर इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिक्स हो रहा है तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। होम पे चले जाएं, येलो से आप हाईलाइट कर दें, जो भी इसके एवरेज वाले हैं इसको येलो से हाईलाइट कर दें आप, ये यहाँ से ऊपर से हाईलाइट हो जाएगा, इससे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कौन से आपके एवरेज वाले हैं। अब जो काम होगा आपका वो किस पे होगा, एवरेज वाले पे काम होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो इसके समरी स्टैटिस्टिक्स मालूम करनी है, इसका मुझे जो है वो लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मालूम करनी है, जो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में भी सीखा होगा। तो अगर मुझे इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मालूम करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इजीली मालूम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जेंडर के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मालूम करने हैं। अब जेंडर के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर वैसे भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो बजाय इसके कि मैं जेंडर के मालूम करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मालूम करूँ, यानी कि इसमें मीन वगैरह क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसकी स्कीवनेस क्या है, इसका कर्टोसिस क्या है, ये मुझे मालूम करना है। ठीक है ना, उसका तरीका क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डेटा एनालिसिस, आपने इंस्टॉल कर लिया था तो डेटा पे चले जाएंगे और डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे हम। जैसे कि डेटा एनालिसिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कई ऑप्शन हैं जो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में
पढ़े होंगे या सुने होंगे, और नहीं भी सुने होंगे वो भी इसके अंदर मौजूद है। देखिए, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोनेंशियल, एफ टेस्ट, फोरियर, हिस्टोग्राम, मूविंग, रैंडम नंबर, रैंक, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, टी टेस्ट, ठीक है ना, जी टेस्ट वगैरह वगैरह, ये सब इसके अंदर मौजूद है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना है डिस्क्रिप्टिव, तो मैं चला जाऊंगा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर और ओके करूंगा। तो ये मेरे पास एक बॉक्स खुल गया। अब इसमें क्या है, इसमें है इनपुट। इनपुट का मतलब कि किस डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करना चाह रहे हो। फिर नीचे है आउटपुट। आउटपुट का मतलब कि इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनपुट का करते हैं। इनपुट में पूछ रहा है रेंज बताओ कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक का डेटा तुम्हें इनपुट करना है। अब यहाँ तो यहाँ पे टाइप करें, टाइप करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ छोटा सा बटन दिया हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक कर लें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये इस तरह बन जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मुझे इंटीग्रेशन का करना है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये ले लिया नाम के समेत, ठीक है। नाम के समेत आपको सिलेक्ट करना है। इतना जितना डेटा था उतना डेटा को मैंने शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ सिलेक्ट कर लिया है, और अगेन इस छोटे से बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, कॉलम है कॉलम ही रहने दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेबल इन फर्स्ट रो, इस पर मुझे चेक लगाना है, यानी कि जो ऊपर जो नाम लिखा हुआ है इसको ये एज ए लेबल लेगा, इसको एज ए नंबर नहीं लेगा। ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि ये इसका सीरीज का नाम है, ठीक है ना। तो ये नाम लिख दिया हमने, ले लिया लेबल। इसके बाद पूछता है आउटपुट कहाँ पर चाहिए। तो ये न्यू वर्कशीट प्लाई पहले से सिलेक्टेड है, इसको ही रहने देंगे आप, इसमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर नीचे आपके पास दिया हुआ है समरी स्टैटिस्टिक्स, उस पर क्लिक कर लेंगे आप, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना जरूरी है, वरना ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। समरी स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया आपने और ओके कर देंगे। जैसे ही आपने ओके किया, ये आपके पास एक नई शीट बनकर आ जाएगी। ये नई शीट आपको शो हो रही है जी। स्टूडेंट नजर आ रहा है ये आपको? यस सर। कोई वेरिएबल था जैसे कि इंटीग्रेशन था, आप देखें इसका मीन आ गया, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस, स्कीवनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट। ये आपने अपने स्टैटिस्टिक्स के जो है वो आधे कोर्स में ये सीखा होगा। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का देखें आधा कोर्स हो गया खत्म, ठीक है जी। और उसके लिए देखिए आपको कोई एस पी एस एस ये वो बोलते हैं ना भाई, एनालिसिस के लिए एस पी एस एस की ज़रूरत होती है ये वो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एस पी एस एस हो। अगर आपका एस पी एस एस नहीं है आप एक्सेल पे भी कर सकते हो। बहरहाल एस पी एस एस पे ही करना चाहिए, उसमें फ़ायदे हैं और भी उसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर नहीं है आपके पास एस पी एस एस और कोई, मेरी आवाज़ बीच में कट गई होगी। जी हेलो सर, कट गई थी। जी, बीच में कट गई होगी, मैं दोबारा शेयरिंग कर रहा हूँ। असल में मोबाइल डेटा से कनेक्ट है, मेरा वाईफाई में अभी बंद हो गया था, तो फिर मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया था अभी, तो इसलिए बीच में जब कॉल आती है तो कट जाता है। ओके सर। अच्छा जी, तो अब ये देखिए कि आपका स्टैटिस्टिक्स का हाफ कोर्स देखे निकल गया आपका। अब आप मतलब बहुत सारे ये भी कहते हैं कि आपको एनालिसिस के लिए एसपीएसएस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि एसपीएसएस हो आपके पास। एसपीएसएस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो काम के होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपको अर्जेंटली कोई असाइनमेंट वगैरह इस तरह की करनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप देखिए आराम से स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें कर सकते हैं आपके सामने। अब मिसाल के तौर पे मुझे को रिलेशन रन करना है, समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के दरमियान में क्या हो जाए, को रिलेशन हो जाए, ठीक है ना। इंटीग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के दरमियान में को रिलेशन हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारे काम के ये आइटम्स नहीं है, हमारे काम के ये मेन है, ठीक है ना। तो हम इसको एक काम करते हैं कि एक नई शीट पे डाल देते हैं डेटा को, जिसमें हम ये सारे का सारा तो ले लेंगे। तो ये नई शीट को मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। हम क्या करेंगे, इसी शीट की एक कॉपी बनाएंगे फॉर्म रिस्पॉन्सेस की। मूव एंड कॉपी कर देंगे, क्रिएट अ कॉपी ले लेंगे, ठीक है जी। और
मूव टू एंड करके ओके कर दूंगा मैं, तो एंड में मेरे पास ये आ गई कॉपी। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, कॉपी खाली लिख देता हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसके अंदर चेंजेस करूँ कोई मसला नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, इसके साथ मैं खेलूँ कोई गड़बड़ भी हो जाएगी, मसला नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए आइटम्स, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है इसके अंदर के भाई ये तो सारे का सारा फार्मूला लगा हुआ है, तो अब क्या करें हम? फार्मूला लगा हुआ है कोई बात नहीं, आप इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके ये वैल्यूज कर दें। ठीक है ना, अब आपको मसला नहीं होगा। डिलीट कर दिया इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ये जी फ्लेक्स है, फ्लेक्स का मैंने लिया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिर्फ इसका मैंने ले लिया नंबर। ठीक है ना, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर मैं स्पेशल कर देता हूँ, तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला कॉपी नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके नंबर्स कॉपी हो रहे हैं। आखिरी वाले को भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे फ्लेक्स के बाद इसको भी मैं बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं सारे का सारा एक साथ सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूंगा। जो मेरे पास मेरे 5 वेरिएबल्स हैं वो आ गए। इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे डेसिमल कम हो जाए, इतने सारे आ रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है सबकी। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया सारा डेटा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोरिलेशन रन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या कोरिलेशन है। ठीक है ना, तो मैं चला जाऊँगा भाई डेटा में और डेटा एनालिसिस में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरे पास कोरिलेशन का ऑप्शन है, कोरिलेशन का ऑप्शन लेके ओके करूँगा। अब यहाँ पर मुझे इनपुट देना है किसका? कोरिलेशन का। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मुझे किसका चाहिए? इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का चाहिए, तो मैंने इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को सिलेक्ट किया नीचे तक। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। लेबल इन फर्स्ट रो दे दिया। आउटपुट में न्यू वर्कशीट अप्लाई ही रहने दूंगा और ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास इसका कोरिलेशन रन होकर आ गया। देखिए कितना है कोरिलेशन? 0.4875। ठीक है, कोरिलेशन रन होकर आ गया मेरे पास। अगेन मैं ये चाहता हूँ कि भाई सबका कोरिलेशन मुझे शो हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, फर्स्ट पे जो है वो मैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल रखना चाह रहा हूँ। मैंने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट पे रख दिया ताकि मैं इजीली डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोरिलेशन को चेक कर लूँ। तो अगेन मैं डेटा एनालिसिस में गया, कोरिलेशन ओके किया और इनपुट रेंज को अगेन मैंने सेलेक्ट किया। पहले 2 वेरिएबल सिलेक्टेड थे, मैंने सारे ले लिए और मैंने कर दिया इसको ओके। ये देखिए सबका मेरे पास जो है वो कोरिलेशन निकल के आ गया, पूरा कोरिलेशन टेबल आ गया। अब इसको मैनुअली आप लोगों ने कोरिलेशन अगर सॉल्व किया होगा तो आपको पता है कि सिर्फ 2 वेरिएबल का कोरिलेशन सॉल्व करने में कितनी देर लगती है। तो अब आप ये देखेंगे हमने हर वेरिएबल को एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया, सिर्फ 2 नहीं, 5 वेरिएबल लिए और एक को 5 से नहीं किया बल्कि 5 को एक दूसरे से किया आपने। यानी कि हमारे पास कितने कोरिलेशन आए टोटल हमारे पास 10 कोरिलेशन आए। ये देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और दरमियान में 1 1 1 क्यों आ रहा है? 1 1 1 इसलिए आ रहा है कि हर वेरिएबल अपने आप के साथ जो है वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है, तो इसलिए हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ठीक है जी। देखिए ये सारे कोरिलेशन आप देख सकते हैं। तो सबसे हाईली कोरिलेटेड कौन से हैं? तो रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपस में 0.76% कोरिलेटेड है।
कोरिलेशन की रेंज आपको पता है -1 से +1 तक होती है, ठीक है। मजीद कोरिलेशन को मैं जो है वो डिटेल में उस वक्त एक्सप्लेन करूँगा जब आपको मैं जो है वो SPSS पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस वक्त मैं मजीद डिटेल में आप लोगों के साथ जो है वो SPSS को डिस्कस करूँगा। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा भी जो है वो रिग्रेशन है वो भी बता देता हूँ। एक मिनट दे दें, मैं रिग्रेशन भी बता रहा हूँ आपको, रिग्रेशन इस पे कैसे रन करते हैं। उस पर रिग्रेशन रन करने का तरीका ये होता है कि आप अगेन दोबारा डेटा फाइल पे चले जाएं जहाँ पे आपने डेटा रखा था, वो कॉपी में था। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन दो वेरिएबल की रिग्रेशन रन करूँ, यानी मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंटीग्रिटी और डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा IAE इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, जो भी यानी कि है वेरिएबल, ठीक है ना। इन दोनों को मैं जो है वो क्या करना चाह रहा हूँ, रिग्रेस करना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन को IAE के ऊपर रिग्रेस करना चाह रहा हूँ। कैसे करेंगे भाई, डेटा में जाएंगे, अगेन डेटा एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे रिग्रेशन कहाँ पर है, नीचे चले जाते हैं जी। रिग्रेशन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, रिग्रेशन में हम चले गए, ओके कर दिया। जैसे हमने रिग्रेशन पे ओके कर दिया तो हमारे पास जो है कह रहा है इनपुट वाई रेंज और एक्स रेंज, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब हम एक स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी सीखते हैं या मैथमेटिकली भी लिखते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं और एक्स को हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से डिनोट किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई यानी कि ए आई है, तो हम इसमें रेंज पे क्लिक करेंगे और इसकी रेंज ले लेंगे ए आई की, डिपेंडेंट में हम रेंज ले लेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम एक्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन INT, तो इस पर मैंने क्लिक किया और INT को सिलेक्ट कर लिया और इसमें लेबल्स पे लगा दूंगा मैं चेक, ताकि ऊपर के जो नाम है उसको ये लेबल्स कंसीडर करे, बाकी कुछ भी नहीं करना है मुझे, किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है, वैसे ही रहने दें। न्यू वर्कशीट लाइव पहले से ही सिलेक्टेड होता है, इसको वैसे ही रहने दें आप और ओके कर लें। तो ये आपके पास पूरी रिग्रेशन रन होके आ गई। रिग्रेशन में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है सारे के सारे आपको आ गई, ठीक है जी। ये पूरा आपके पास रिग्रेशन का आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखें कि आपका जो है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है और आपका रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन भी कर लिया आपने, रिग्रेशन भी कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट आपने अपना पूरा जो है वो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स 10 मिनट में आपने स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें सीखी थी सारी मैनुअली, वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ऑटोमेटिकली सारी हो रही है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है कंप्यूटर फ़ौरन कैलकुलेट। बहरहाल अब आपको देखना है भाई कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर एक आपके पास होता है आर स्क्वायर इसका बहुत कम आ रहा है। R² इसका जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन ये 1 से बहुत कम है, 0.02 है, इसका मतलब इतना अच्छा नहीं है इसका R²। अभी सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, अभी टाइम शॉर्ट है, डिटेल में जाऊंगा तो फिर सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। रिग्रेशन है, रिग्रेशन के अंदर आपको सिर्फ ये देखना होता है लास्ट वाला सिग्निफिकेंस F, यानी अनोवा में रिग्रेशन का सिग्निफिकेंस F देखना होता है आपको अनोवा में, और ये होना चाहिए 0.05 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 0.05 होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ शुड बी लेस देन 0.05, बट इट इज नॉट, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ज़्यादा है इसका मतलब हमारा मॉडल जो है, यानी कि हमने जो रिग्रेशन बनाई है वो सिग्निफिकेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब यानी कि इम्पैक्ट हमारा नहीं आ रहा, जो भी हमने वेरिएबल रखे हुए इंडिपेंडेंट उसका डिपेंडेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अलग से भी चेक करना है आपको तो नीचे देख लें आप, ये आपका इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन सा था, ए आई
AE, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इम्पैक्ट है, ये कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने के लिए हमें देखना होता है टी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो टी टेस्ट की वैल्यू जिसको आप लोग कहते हैं, देखिए टी स्टैटिस्टिक है, ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 2। कितना होना चाहिए ये? इट शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, लेकिन ये आपका ग्रेटर देन 2 नहीं है, बल्कि ये लेस देन 2 है। देखें 0.4 है, ठीक है, राइट। इसी तरह पी वैल्यू जो है ये आपकी होनी चाहिए लेस देन 0.05, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये इनसिग्निफिकेंट है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि कॉफिशिएंट आ रहा है, कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.3, यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट आपका 0.3 है। कहते हैं कि इम्पैक्ट कितना है? 0.3, लेकिन ये इम्पैक्ट क्या है? ये इम्पैक्ट आपका इनसिग्निफिकेंट है। जब इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। यानी इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ना होने के बराबर, जिसको हम कहते हैं नेग्लिजिबल, तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं, ठीक है जी। यानी कि ये जीरो ही है असल में, भले 0.3 है, लेकिन असल में ये क्या है? ये जीरो ही है आपका, ये इनसिग्निफिकेंट है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, जैसे नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ INT ऑन IAE, ठीक है। और ऑल्टरनेट बनाया हुआ है हमने इसका, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ INT ऑन IAE। अब नॉर्मली हम लोग डिसीजन जो है वो नल के बारे में बताते हैं, राइट। तो अगर हम नल को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि इम्पैक्ट है, और नल को अगर हम रिजेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जब ये इनसिग्निफिकेंट होता है तो एक्चुअल में क्या होता है? नल रिजेक्ट नहीं होता। तो हम लिखते हैं डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? कि बिकॉज लेस देन 2 एंड पी ग्रेटर देन 0.05, ठीक है ना। ये रिवर्स सिचुएशन हो गई है। अगर हमारे पास होती थी, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2 होता तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और जब नल को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई इम्पैक्ट है। क्योंकि नल क्या है? देयर इज नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट को अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो ही तो इम्पैक्ट होगा ना। नो इम्पैक्ट को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन अब नो इम्पैक्ट को हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी वैल्यूज सही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट, यानी कि हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। सही है जी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है? ये मैंने अभी आपके सामने जो चलाई है वो चलाई है मैंने आपके सामने सिंपल रिग्रेशन। क्या चलाई है मैंने आपके सामने? सिंपल रिग्रेशन रन की है मैंने आपके सामने, यानी कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है जी। यहाँ तक ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके, बाकियों को समझ में नहीं आया जलाल के अलावा? अच्छा जी, ठीक है। ओके, राइट। अब इसको हम जो है वो इसका मल्टीपल का देखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं आप, और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं प्लीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जिसको आती हैं, आपको मैं आसान अल्फाज में बता दूं तो भाई देखें, रिसर्च की दुनिया में या एकेडमिक्स की दुनिया में, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, कोई डिग्री पढ़ रहे यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया में, जिस स्टूडेंट को एनालिसिस अच्छे तरीके से करने आते हैं वो बादशाह होता है, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसके पास होते हैं, जिसको ये स्टैटिस्टिकल टूल्स अच्छे तरीके से अप्लाई करना आते हैं, वो बादशाह होता है। तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके आगे जो है वो आप लोग डेफिनेटली
खुद से भी सीख सकते हैं, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, गूगल मौजूद है। लेकिन यहाँ तक जितना मैंने समझाया है, अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं दोबारा डेटा वाली शीट पे चला जाता हूँ, जिस शीट पे मैंने डेटा रखा था, यानी कॉपी पे। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल रिग्रेशन चला रहा हूँ, यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं ये चाहता हूँ कि ये चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इन चारों का इम्पैक्ट मैं IAE पे देखना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो IAE पे मैं चारों का देखना चाहता हूँ। मैं डेटा एनालिसिस में गया, रिग्रेशन को ओके किया मैंने। तो अब मुझे इनपुट दोबारा से देना है, वाई का नहीं, दोबारा से मुझे वाई का इनपुट नहीं देना, क्योंकि वाई का ऑलरेडी यही है। देखिए सिलेक्ट किया हुआ भी नज़र आ रहा है आपके सामने, तो वाई को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स में मैंने एक ही वेरिएबल लिया था, तो एक्स को चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक्स पे डबल क्लिक करूँगा और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये सारी ले लूँगा मैं, यानी चारों वेरिएबल ले लूँगा। बाकी लेबल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ओके कर देंगे हम। और ये मेरे पास मल्टीपल रिलेशन रन हो गई। देखिए कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, मिनट से भी कम लगा। ठीक है, और ये मेरे पास रन हो गया मल्टीपल रिलेशन। तो अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मेरा आंसर सही है नहीं है, तो उसका तरीका ये भी है कि आप सिर्फ डेटा इसमें एक्स वाई जो भी है डेटा डालें और एक मरतबा रन करके देख लें, आपको अपना आंसर नज़र आ जाएगा। अगर आपका आंसर नज़र आ गया, आपको पता चल गया कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं और इसकी टी स्टैटिस्टिक्स क्या आ रही है, ठीक है, और वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, जो भी है, वो आप बिल्कुल इसको आराम से देख के और डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप सॉल्व भी कर लें, कोई मसला नहीं। और अगर आपने मैनुअली सॉल्व किया हुआ तो उसको आप मैच भी कर सकते हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो आर स्क्वायर जो है वो देखिए हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। इसकी वजह क्या है कि वेरिएबल हमने बढ़ा, एक वेरिएबल से डिफाइन नहीं हो रहा था, वेरिएबल हमने बढ़ा है, तो हमारे पास आया 0.447, यानी कि 44% तकरीबन हमारा एक्सप्लेन हो रहा है। और सिग्निफिकेंस लेवल हमारा अभी भी जो है वो बहुत, यानी कि हाई आ रहा है, ये लेस देन 0.05 होना चाहिए, लेकिन ये 0.5 है, 50% है तकरीबन, जबकि हमें चाहिए होता है 5%। ठीक है ना, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हुई हैं। जब मैंने आपके सामने जो है वो कॉन्फिडेंस एंड प्रिसीजन का, जब मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे, तो आपको पता हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग 5% रखते हैं, तो ये वही है। और ये वाला भी पी वैल्यू वही, कॉन्फिडेंस लेवल 5% है। तो देखिए सबका 5% से बहुत ज़्यादा आ रहा है, 37%, 69%, 25%, 76%, 91%। तो इसका मतलब है कि हमारे ये सारे के सारे में जितने भी नल हाइपोथेसिस हैं रिजेक्ट नहीं हो रहे। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब है कि कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, यानी कि इंटीग्रेशन का कोई इम्पैक्ट IAE पे नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इम्पैक्ट IAE पे नहीं है, रिलायबिलिटी का कोई इम्पैक्ट IAE पे नहीं है, रेलेवेंस का भी कोई इम्पैक्ट जो है वो IAE पे नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप लोगों को होपफुली चीज़ें क्लियर हुई होंगी, राइट। इसी तरीके से मैं आपको एक और भी बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग मीन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जी टेस्ट टी टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो भी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ देखना है तो मैं आपको जनरली दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टी टेस्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें 2 सैंपल्स वाला है, चलो अनोवा और टी टेस्ट एक ही होता है, हम अनोवा से भी कर सकते हैं। तो मैं अनोवा ले रहा हूँ सिंगल फैक्टर, ठीक है जी। लेकिन अनोवा में भी वही है कि सिंगल फैक्टर से आपका मीन टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। बहरहाल 2 फैक्टर में हो जाता है। चलो मैं 2 फैक्टर से आपको अनोवा करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं क्वालिफिकेशन की बेस पे अनोवा देखना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास अनोवा का रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। क्या कह रहा है यहाँ पर, मेरी पी वैल्यू आ रही है 0.70, यानी कि
जो IAE है वो क्वालिफिकेशन वाइज डिफरेंट है या नहीं है। IAE क्वालिफिकेशन वाइज डिफरेंट है या नहीं है, तो डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वालिफिकेशन में एक ही आ रहा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन में सबका एक ही है तो डिफरेंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इसी वजह से हमारा जो है वो नहीं हो रहा, हम लोग उसको चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास मल्टीपल क्वालिफिकेशन का डेटा होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाते, लेकिन यहाँ पे सबकी क्वालिफिकेशन एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें इसलिए इसमें कोई वेरिएंस नहीं है, मतलब यानी कि एक ही हमारे पास कैटेगरी है, मोर कैटेगरीज नहीं है। बहरहाल इसको अनोवा को और टी टेस्ट को उस वक्त हम सॉल्व करेंगे जब हमारे पास फुल डेटा का सैंपल होगा और हम इसको SPSS में करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास अभी इस वक्त क्योंकि लिमिटेड डेटा है, तो लिमिटेड डेटा में ज़रूरी नहीं होता कि हम हर किस्म की चीज़ को अप्लाई करके देख लें। अब यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप लोगों को पूछनी है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दें, ठीक है जी। और आप लोगों को अब ये करना है कि आप लोग जो है वो इसकी एक्सेल के अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक छोटा सा डेटा सेट दूंगा जिसमें तकरीबन 40 या 50 ऑब्जर्वेशन होंगी, और उसमें कुछ मैं आपको मतलब लिख कर दूंगा कि आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है। लाइक आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव अप्लाई करना है, आपको कोरिलेशन अप्लाई करना है, रिग्रेशन अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ ये अरेंज कीजिएगा। ये मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, ताकि अगर आप लोग ग्रुप में हैं, करीब करीब रहते हैं, ग्रुप अपना बनाइएगा, नया ग्रुप बना लें। जो एक दूसरे के करीब रहते हैं वो ग्रुप में हो जाएं। जिसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो वो ऐसे को सिलेक्ट करें, जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप एक जगह पर अगर बैठ के और अपने एनालिसिस वगैरह करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा बाद में। वरना जब आप लोगों की नेक्स्ट सेमेस्टर में जो रिपोर्ट वगैरह आएगी तो उसमें फिर आपको एनालिसिस करना नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप लोग फोकस करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको जो है वो SPSS पे कैसे एनालिसिस होते हैं ये बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको जो है वो SPSS पे एनालिसिस के अलावा आप लोगों को जो है वो E-व्यूज़ के एनालिसिस भी बताए जाएंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर 12 है ना, कंफर्म कीजिएगा। तो आप सॉरी, बात आपसे कट गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर आप लोग जो है वो एनालिसिस के लिए प्रैक्टिस लाजमी करें तो आपको काम आएगी। आपको अच्छा, हाँ, SPSS का भी बताया जाएगा, और SPSS के अलावा जो है वो आपको आखिर में जो है वो E-व्यूज़ भी करवाया जाएगा, जिसमें आपको अगर आपके पास अगर सेकेंडरी डेटा है, अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है तो उसकी बेसिक्स भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो आप लोगों के 3, ठीक है ना, सेशन। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों का आज जो है वो सेशन नंबर 12 है, राइट? ओके, सेशन नंबर 12 है, कंफर्म कीजिएगा। होपफुली यस, सेशन नंबर 12 है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या पिछले सेशन तक के आप लोगों को लेक्चर मिल गए, उसके लिंक्स वगैरह आपको मिल गए हैं या यूट्यूब पे अपलोड हो गए वो? ओके, यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, जो आज का जो मिस हुआ है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी यूनिवर्सिटी में एडमिन से कि अगर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो उसको मैं रिपीट कर लूँ या क्या करूँ। तो क्योंकि आप लोगों को फिर बाद में मसला होगा, जिनको देखना होगा, तो सही है ना, तो मैं देख लूँगा, उसका भी जो हल होगा वो कर लेंगे हम, ठीक है जी। तो अब हमें जो है वो मेरे ख्याल से 15 सेशन कंप्लीट करने होते हैं, तो हमारे 3 सेशन और रह गए, ठीक है ना। जिसमें एक हमारा SPSS का होगा, एक रिव्यूज़ का होगा और एक हमारा ओवरऑल रिवीजन सेशन होगा, जिसमें हम देख लेंगे कि हमें कोई चीज़ रिवाइज करनी है या नहीं करनी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू।